सभी शिक्षक मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का यह पहला सेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बनावट से शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग माउथ, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अंग और साथ ही साथ एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न हिस्से की बनावट और टिश्यू स्तर पर उसकी संरचना का भी अध्ययन करेंगे। हम सभी मुख्य रूप से प्लांट प्रोडक्ट्स भोजन के रूप में लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में लिपिड्स भी पाया जाता है। लेकिन कभी कभी हम एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि फिशेज, मीट, एग्स, मिल्क और कर्ड भी लेते हैं। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मुख्य ऑर्गेनिक पदार्थ है, जबकि थोड़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए इत्यादि भी होते हैं। अब हमारा माउथ, स्टोमक या इंटेस्टाइन ऐसा नहीं है कि इन जटिल पदार्थों को सीधे अवशोषित करके ब्लड में पहुंचा दे, ब्लड से टिश्यूज में पहुंचा दे, क्योंकि यह सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए हमें एक ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें भोजन का पाचन हो सके, भोजन को पचाकर सिंपल, सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में बदला जा सके। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह, भोजन की नली, पाचक ग्रंथियां जैसे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज इत्यादि पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, उनका सिक्रीशन करते हैं, जो स्टोमक, ड्यूओडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाए जाते हैं। पचे हुए पदार्थों का वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और फिर यह भोजन के अवयव ब्लड के द्वारा या लिम्फ के द्वारा अंदर हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यूज और ऑर्गन को पहुँचाए जाते हैं। जब ये हमारे विभिन्न टिश्यू में जाकर उसका हिस्सा बन जाते हैं तो इसे एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहा जाता है। अब हमारे पोषण की प्रक्रिया का अंत होता है, यानी सिर्फ भोजन खा लेना पोषण नहीं है, बल्कि खाने के बाद उसका पाचन करना, अवशोषण करना और स्वांगीकरण करना, ये सब मिला जुला करके पोषण कहलाता है। सबसे पहले हम लोग बकल कैविटी की बनावट देखें। मुंह के अंदर एक कैविटी है जो दोनों तरफ से गाल के द्वारा और सामने की ओर होठों के द्वारा बंद किया जा सकता है। इसके अंदर दांत की मदद से हम भोजन को चबा चबा कर पीसते हैं, जिसे मास्टिकेशन कहा जाता है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सलाइवा यानी लार मिलाते जाते हैं, जो एक ओर भोजन को चिकना कर निगलने योग्य बनाता है, तो दूसरी ओर भोजन के कुछ पार्ट्स का, जैसे कि स्टार्च का, डाइजेशन भी करता है।
हम मुंह बंद करने के बाद भी अपने जबड़ों को आराम से ऊपर नीचे दाएं बाएं हिला सकते हैं, जिससे कि हम भोजन का खूब अच्छी तरह पीसने यानी ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। मेढक जैसे जंतुओं में नाक सीधे बकल कैविटी में खुल जाया करता है, लेकिन मैमल्स में नेजल चैम्बर तालु के द्वारा मुंह से एकदम अलग रहता है। आगे की ओर आप उंगली डालकर मुंह में देखिए तो तालु का कड़ा हिस्सा हार्ड पैलेट है और पीछे की ओर कोमल हिस्सा यानी सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट के पीछे अगर आप आईने के सामने पूरा मुंह खोलकर देखिएगा तो बीच से मांस का एक लंबा सा हिस्सा लटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह एक विशेष प्रकार का भाल्व है जिसे यूवुला कहते हैं। जब हम कोई पदार्थ निगलने की कोशिश करते हैं तो यह यूवुला ऊपर की ओर ससर कर फैल जाता है और नेजल चैम्बर का जो आंतरिक मार्ग है, इंटरनल नेयर्स या नेजोफेरिंक्स वाला हिस्सा है, उस पर पसर कर उसे बंद कर देता है। आगे की ओर दोनों जबड़े पर दांत पाए जाते हैं। दोनों ही जबड़े में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसलिए मैमल एक हेटेरोडोंट जंतु है। ऊपर वाले जबड़े में दांतों को मैक्सिलरी टीथ कहते हैं, क्योंकि यह ऊपरी जबड़ा की हड्डी मैक्सिला पर बसे हैं, और निचले जबड़े को मैंडिबुलर टीथ कहते हैं। निचले जबड़े की हड्डियों को मैंडिबुल्स कहा जाता है। अब एक एक करके हम चारों दांतों की बनावट को समझें। सामने की ओर 2 जोड़ा इंसीजर टीथ ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में पाए जाते हैं, जो छेनी के समान पतले होते हैं। घास जैसे चीज़ों को, कोमल चीज़ों को वह आराम से काट के खाने में मदद करते हैं। आप इसी हिस्से से बिस्किट्स तोड़ा करते हैं। यह शाकाहारी जंतुओं में, खरगोश में, चूहे में काफ़ी विकसित है। भेड़ बकरियों में भी ये काफ़ी विकसित है। कैनाइन टीथ नुकीले दांत का एक जोड़ा सेट अपर और लोअर दोनों जबड़ों में है। इसकी मदद से मांस को चीर फाड़ कर नोचा जा सकता है। इसलिए ये मांसाहारी जीवों में, कुत्ते में, बिल्ली में, बाघ में काफ़ी विकसित होते हैं। तीसरा तरह का दांत है प्रीमोलर। ये 2 जोड़े प्रीमोलर्स एडल्ट्स में पाए जाते हैं। इसका सतह हल्का सा फ्लैट, थोड़ा सा फ्लैट होता है, जिस पर छोटे छोटे कुछ उभार पाए जाते हैं। ये चबाने वाले दांत हैं, लेकिन ये बच्चों में नहीं होते हैं, ये एडल्ट में होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर की जगह पर 2 जोड़े मोलर टीथ पाए जाते हैं। एडल्ट में 3 जोड़े मोलर टीथ होते हैं, जिसमें तीसरा जोड़ा काफ़ी लेट एज में, काफ़ी उम्र होने पर उत्पन्न होता है। इसलिए उसे अक्ल चौवा या विस्डम टीथ कहा जाता है। इसे वेस्टिजियल टीथ माना जाता है, क्योंकि यह सब लोगों में नहीं होता है, या यह जबड़े में काफ़ी पीछे की ओर होता है, जहाँ पर आमतौर से भोजन को चबाया नहीं जाता है। अब इस डायग्राम में दाहिनी ओर से गाल और चमड़े को हटाकर मुंह की आंतरिक रचना और सलाइवरी ग्लैंड का पोजीशन दिखलाया गया है। आप दांत और जीभ स्पष्ट देख रहे हैं, लेकिन 3 तरह के ग्लैंड और उनसे जुटी नलियों को भी दिखलाया जा रहा है। सबसे ऊपर कान के आगे आप पैरोटिड ग्लैंड देख रहे हैं,
जिससे उत्पन्न एक्सटेंशंस डक्ट ऊपरी जबड़े में दांतों के पीछे खुलता है। जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड है जो महीन महीन छिद्रों के द्वारा जीभ के नीचे की सतह पर खुलते हैं। मैंडिबुल के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो व्हार्टन डक्ट की मदद से लोअर जॉ के सतह पर ही किनारे की ओर खुलते रहते हैं। अब दांतों की सजावट को डेंटल फॉर्मूला के द्वारा बताया जाता है। बाएं तरफ का अपर और लोअर जॉ में इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ क्रम से लिखकर उसकी संख्या दिखलाई जाती है और बाईं ओर कुल जितने दांत होते हैं उतना ही दाईं ओर भी होता है। इसलिए कुल संख्या का 2 गुना हमारे मुंह में पाए जाने वाले कुल दांतों की संख्या है। अलग अलग मैमेलियन ऑर्डर में दांतों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। बच्चों में यह संख्या है 2102 बाय 2102 कुल 20, जबकि एडल्ट में यह है 2123 बाय 2123 टोटल 32। बच्चों में जो 20 दांत हैं उन्हें दूध के दांत या प्राइमरी टीथ कहते हैं। 8-9 साल की उम्र तक ये सभी टूट जाते हैं और फिर दोबारा इनकी जगह नए दांत उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये 20 दांत डायफियोडोंट हैं। एडल्ट में जो 12 टीथ होते हैं इनमें 2 जोड़े प्रीमोलर और 1 विजडम टीथ का जोड़ा। ये एडल्ट टीथ हैं। ये सिर्फ एक ही बार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें मोनोफियोडोंट कहा जाता है। इस डायग्राम में बच्चे के डेंटिशन का अरेंजमेंट दिखलाया गया है। EF इंसीजर है, D और G दूसरा जोड़ा इंसीजर है, C कैनाइन है, C और H और AB तथा IJ ये मोलर टीथ है। एडल्ट में इसी तरह इनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। 7, 8, 9, 10 ये इंसीजर्स है। छठा और 11वां कैनाइन है। 4, 5 और 12, 13 प्रीमोलर है। 1, 2, 3 और दूसरी ओर 14, 15, 16 ये मोलर टीथ है। ये दोनों प्रकार के दांत इस डायग्राम में भी दिखलाए गए हैं। अपर और लोअर जॉ दोनों की रचना है, लेकिन इनका नामकरण या नंबरिंग नहीं किया गया है। कुछ अन्य एनिमल्स में, खासकर जमीन पर पाए जाने वाले मैमल्स में, दांतों का फार्मूला इस प्रकार है। पिग और हॉर्स सबसे अधिक संख्या 44 है, 3143 बाय 3143। चूहे में 1003 बाय 1003 16 दांत है। रैबिट में 2033 बाय 1023 बराबर 28 टीथ है। रैबिट में ऊपरी जबड़े में जो 2 जोड़े इंसीजर्स हैं उनमें पहले जोड़े के पीछे दूसरा जोड़ा टिका रहता है। इससे दांत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, जबकि निचले जबड़े में एक एक जोड़ा इंसीजर है। काऊ में 0033 बाय 3133 टोटल 32 टीथ हैं।
काऊ के अपर जॉ में इंसीजर और कैनाइन नहीं पाए जाते हैं। शिप में दांत का यही फार्मूला है 0033/3133। कैट में 3131/3121, कुल 30 दांत, और डॉग में 3142/3143, 42 टीथ है। ये टीथ एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। जबड़े पर, जिसे आप मसूड़ा कहते हैं, पहले इपिथीलियम अंदर धंसता है और फिर इसका निचला हिस्सा बाहर की ओर निकलकर दोहरे दीवार के बने एक उल्टे कप के जैसी रचना बनाता है। इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन ये दो घटनाएं होती हैं। सबसे टॉप पर आमेलोब्लास्ट नाम के सेल्स विकसित होते हैं जो इनामल नामक चमकदार और सबसे कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में इससे कठोर कोई चीज़ नहीं है। अंदर का लेयर ओडोंटोब्लास्ट कहलाता है जो दांत का मुख्य हड्डी जैसा कड़ा पदार्थ डेंटिन का निर्माण करता है। कप के अंदर खाली जगह में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है जिसे पल्प कहते हैं। उसमें ब्लड की नलियाँ और नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इस डायग्राम में ए और बी में आप देख रहे हैं कि कैसे पहले अंदर धंस के और फिर बीच का हिस्सा बाहर की ओर उल्टा होता चला जाता है, यानी इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन होता है। चौथे डायग्राम डी में आप देख रहे हैं ऊपर इनामेल और उसके नीचे डेंटिन है। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को तो इनामेल के नीचे जो इपिथेलियम बना हुआ है वह है आमेलोब्लास्ट और डेंटिन के नीचे जो इपिथेलियम बना हुआ है वह है ओडोंटोब्लास्ट। ये दांत के प्रारंभिक बड की अवस्था है जिसमें आपको आमेलोब्लास्ट और उससे उत्पन्न होने वाला इनामेल तथा ओडोंटोब्लास्ट और उससे उत्पन्न होने वाला डेंटिन दोनों दिखलाया गया है। यह एक वर्टिकल सेक्शन है किसी एनिमल के टीथ का। अब दांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जो रूमिनेंट हैं, गाय भैंस जैसे जानवर, उनके अधिकांश दांत चपटे होते हैं, मोलर के समान होते हैं, क्योंकि वे सूखे घास इत्यादि को चबा चबा कर निगलते रहते हैं। तो पीसने में सुविधा हो इसलिए सभी दांत मोलर के समान हो जाते हैं। हाथी का ऊपरी जबड़े का पहला जोड़ा इंसीजर लंबा होकर टस्क बनाता है। जो बाहर की ओर लंबा दांत निकला है हाथी का, उसे टस्क कहते हैं। इसी तरह का लंबा नुकीला दांत वालरस में भी निकला रहता है, लेकिन वह ऊपरी कैनाइन टीथ से उत्पन्न होता है। अगर किसी एनिमल में कोई एक दांत मिसिंग हो, जैसे कि चूहे में आपने देखा कि इंसीजर और कैनाइन मिसिंग था, तो गाय में इंसीजर कैनाइन मिसिंग था, चूहे में कैनाइन मिसिंग था। तो कैनाइन नहीं रहे या इंसीजर और कैनाइन दोनों नहीं रहे तो वहाँ पर एक लंबा खाली गैप बन जाता है। उस खाली गैप को कहते हैं डायस्टेमा। अब दूसरा अंग है जीभ। यह एक मांसल रचना है जो लोअर जॉ के फ्लोर पर हाइवाइड की मदद से लगा रहता है। यह दाएं बाएं घूमकर भोजन को लार में मिलाते रहता है। अगर किसी कोने में भोजन का कोई टुकड़ा फंसा हुआ रह जाता है तो जीभ उसे भी साफ करके बाहर निकाल सकता है। जीभ का प्रमुख काम, जैसा कि आप मेढक में, गिरगिट में देखते हैं
कि जीभ की मदद से यह भोजन को पकड़ा करता है, लेकिन हमारे अंदर यह भोजन पकड़ने के बदले भोजन का स्वाद लेने और उसे एंजाइम में मिलाने, म्यूकस में मिलाने का काम करता है। जीभ के मूवमेंट को ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व नियंत्रित करता है, जो एक वॉलेंटरी ऐच्छिक क्रिया करने वाला नर्व है। जीभ की सतह पर ऊपर की ओर से बहुत छोटे छोटे महीन हजारों की संख्या में रोएदार यानी फिलीफॉर्म पैपिला पाए जाते हैं, लेकिन इन पैपिला में स्वाद ग्रंथियां नहीं है, स्वाद लेने का गुण नहीं है, टेस्ट बड नहीं पाया जाता है। दोनों किनारे और सामने की ओर फंगीफॉर्म पैपिला पाया जाता है, जिसमें सबके सामने मीठे स्वाद के लिए, दाएं बाएं थोड़ा नमकीन स्वाद के लिए, पीछे के तरफ खट्टे स्वाद के लिए टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। जीभ के पिछले सतह पर सर्कमवैलेट पैपिला होता है, जहां से तीखे स्वाद का पता चलता है। किसी भी चीज का स्वाद तभी ग्रहण किया जा सकता है जब वह पानी में घुलनशील हो। जो पानी में घुलनशील नहीं है, जिसका हमारे जीभ से कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकता है, तो उसकी अनुपस्थिति में स्वाद का पता करना, टेस्ट का पता करना संभव नहीं है। ये जीभ की सतह दिखलाई गई है, जिसमें आपको सामने स्वीट, बगल में सॉल्टी और सोअर लिखा हुआ है और जीभ के पिछले सतह पर बिटर है। बीच वाले डायग्राम में एक सर्कमवैलेट पैपिला का वर्टिकल सेक्शन दिखलाया गया है। इसमें बीच में उभार और चारों ओर से गड्ढा बना रहता है। दाहिनी ओर के सी और डी डायग्राम में सेंसरी सेल्स और उससे जुटे हुए नर्व फाइबर्स दिखलाए गए हैं। मुंह का पिछला हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स के पास जीभ की सतह पर लिंगुअल टॉन्सिल और दोनों किनारे तालू में पैलेटाइन टॉन्सिल नामक रचनाएं होती हैं, जो वास्तव में लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। अक्सर ठंड लगने से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। यह मुंह खोलने पर, ध्यान से देखने पर अंदर यूवुला के सामने फेरिंजियल टॉन्सिल और दोनों ओर दीवार पर पैलेटाइन टॉन्सिल दिखाई पड़ता है। इस डायग्राम में नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर दोनों पीछे की ओर यूवुला के पीछे आपस में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। यहाँ से फिर सामने वेंट्रल की ओर से श्वसन नली, लैरिंक्स और ट्रैकिया होता है और उसके पीछे इसोफेगस पाया जाता है। इसोफेगस के ओपनिंग को गलेट और लैरिंक्स के ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है। अब हम लोग भोजन नली की बात करें। जो आहार नली है, फेरिंक्स से लेकर एनस तक, इसे हम 3 प्रमुख भागों में फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में बांट सकते हैं। फोरगट में इसोफेगस और स्टमक, मिडगट में डियोडिनम, जेजुनम और इलियम तथा हाइंडगट में सीकम, अपेंडिक्स, कोलोन और रेक्टम, ये 4 हिस्से पाए जाते हैं। यह मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुंह से लेकर एनस तक रचना को दिखलाया गया है। मुंह के साथ जुटे हुए पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी दिखाए जा रहे हैं। फेरिंक्स के पीछे गले से छाती तक फैला हुआ इसोफेगस है। लीवर के ठीक नीचे स्टमक पाया जाता है और उसके नीचे बड़ी आंत और छोटी आंत
यानी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से जो कॉइल की तरह एक दूसरे में लिपटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम अगर भोजन नली की बनावट को देखें तो इसमें 4 प्रकार का टिश्यू लेयर्स पाया जाता है। सबसे अंदर की ओर म्यूकस एपिथेलियम या म्यूकोसा पाया जाता है। आमतौर से यह क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है, जिसके अधिकांश सेल बड़े बड़े गॉबलेट सेल का निर्माण करते हैं। इनसे म्यूकस का निष्कासन होता है, इसलिए इसे म्यूकस एपिथेलियम या म्यूकोसा कहा जाता है। यह पूरी लंबाई में लंबे लंबी मुड़कर भिलाई का निर्माण करता है। इसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन में यह भिलाई बहुत छोटे होते हैं, स्टोमक में थोड़े बड़े होते हैं और डायमीटर की दृष्टि से अगर कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सबसे बड़े होते हैं। इसी लेयर के रूपांतरण से स्टोमक में, इसोफेगस में, डियोडिनम में और इलियम में गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का निर्माण होता है। इनका आंतरिक क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण ये लंबे लंबी मुड़कर भिलाई बनाते हैं और खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भोजन के अवशोषक सतह का निर्माण करते हैं। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतनी ही आसानी से अधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण हो पाएगा। म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा का निर्माण एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से होता है, जिसमें ब्लड की नलियां और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये नर्व फाइबर्स म्यूकोसा के अंदर टर्मिनेट करते हैं, जहां पर ये प्राइमरी रिसेप्टर्स बनाते हैं। इन्हें मिशनर्स कॉर्पसल्स कहा जाता है। ब्लड की नलियां और लिम्फेटिक डक्ट जाल बनाते हुए भिलाई के अंदर तक फैले होते हैं। मैमल्स में सबम्यूकोसा एक पतले से मस्कुलर लेयर के कारण 2 भागों में बढ़ जाता है। इस पतले मस्कुलर लेयर को लैमिना प्रोप्रिया कहा जाता है। इसमें तीसरा स्तर है मस्कुलरिस म्यूकोसा यानी मस्कुलर लेयर, जिसमें अंदर के तरफ से सर्कुलर मसल्स और बाहर की ओर से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इन दोनों ही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल का ही कुछ हिस्सा सब म्यूकोसा में जाकर लैमिना प्रोप्रिया का निर्माण करता है। मसल्स का मूवमेंट सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों ही ऑटोनोमस नर्व की मदद से होता है। पारासिम्पैथेटिक इसकी गतिविधि को बढ़ा दिया करता है, जैसे कि पेरिस्टालसिस नाम के क्रमानुकुंचन करने वाली गति को बढ़ा दिया करता है, जबकि सिंपैथेटिक इसे घटा दिया करता है। मुख्य रूप से पारासिम्पैथेटिक ही पेरिस्टालसिस यानी भोजन को मिलाने का काम और डिफिकेशन यानी मल त्याग में मदद करने वाला काम करता है। सबसे बाहर की ओर स्टमक और इंटेस्टाइन का आउटर लेयर पतले सिलोमिक इपिथेलियम से बना रहता है, जिसे सिरोसा कहते हैं। इस लेयर से होकर पानी और पानी के साथ घुले हुए कुछ पदार्थ बॉडी कैविटी में जाते रहते हैं और इस तरह से बॉडी फ्लूइड का निर्माण करते हैं। गले में जो सीलोम के बाहर है वहाँ का इपिथेलियम सिलोमिक इपिथेलियम नहीं है,
इसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है। अब पहला हिस्सा इसोफेगस गला और छाती से गुजरकर स्टोमक को जोड़ता है। इसकी दीवार से म्यूकस का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ कोई पाचक ग्रंथि नहीं है। यहाँ भोजन रुकता भी नहीं है, यह सीधे स्टोमक तक चला आता है। स्टोमक में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कार्डियक स्टोमक, उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा फंडिक स्टोमक और तीसरा छोटा हिस्सा पाइलोरिक स्टोमक कहलाता है। कार्डियक स्टोमक छोटा भी है और इसमें भिलाई स्पष्ट नहीं है। फंडिक स्टोमक काफ़ी फैल सिकुड़ सकता है। इसमें शॉर्टर भिलाई पाए जाते हैं। दीवार काफ़ी मजबूत होती है जिससे कि ये काफ़ी फैल सके। पाइलोरिक स्टोमक में भिलाई की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ढेर सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सबसे अधिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाइलोरिक स्टोमक के हिस्सा में ही पाए जाते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह पहले पाइलोरिक स्टोमक में और फिर धीरे धीरे फंडिक स्टोमक में जमा होने लगता है। भोजन के साथ लिया हुआ एयर धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, फैलता है, जो ढकार लेने यानी कि बेल्चिंग करने के कारण बाहर बीच बीच में निकल जाया करता है। यह स्टोमक की बनावट देख रहे हैं आप। सबसे ऊपर जो इसोफेगस के ठीक बाद का हिस्सा है कार्डियक स्टोमक है। दाहिनी ओर से जो फैला हुआ बड़ा हिस्सा देख रहे हैं वह फंडिक स्टोमक है और सबसे अंत में जो पतला होता हुआ हिस्सा है वह पाइलोरिक स्टोमक है। नीचे वाले हिस्से में स्टोमक के आंतरिक सतह पर बनने वाले भिलाई को भी दिखलाया गया है। पाइलोरिक स्टोमक का अंतिम हिस्सा सिकुड़कर पाइलोरस नाम का छोटा सा छिद्र बनाता है, जिसके चारों ओर की दीवार में सर्कुलर मसल स्फिंक्टर वाल्व का काम करता है। भिलाई के बीच के गड्ढों को गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है और इन्हीं गड्ढों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। म्यूकस सेल के अलावा इसमें 2 प्रकार के सेल्स मिलते हैं, पेराइटल सेल और पेप्टिक सेल्स। पेराइटल सेल को ऑक्जिंटिक सेल भी कहा जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, जबकि पेप्टिक सेल को चीफ सेल या जाइमोजन सेल कहा जाता है। इससे प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन का निर्माण होता है। यह पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यह स्टोमक का वर्टिकल सेक्शन है जिसमें आपको भिलाई की रचना दिखलाई गई है। यह गैस्ट्रिक पिट है जिसमें सिक्रेटरी सेल्स दिखलाए गए हैं। पहला डायग्रामेटिक है और दूसरा एक ट्रांसवर्स सेक्शन का हिस्सा है जिसमें नेक और नीचे का एल्वियोलर पार्ट दिखलाया गया है। नेक रीजन में ऑक्जिंटिक सेल्स पाए जाते हैं, जबकि बेसल पार्ट में नेक के नीचे के हिस्से में चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स पाए जाते हैं। ये भिलाई के अंदर ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक वेजल्स का जो काले रंग में आपको दिखाई पड़ रहा है उसका फैलाव बताया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन या मिड गट का पहला हिस्सा डिओडिनम, दूसरा छोटा सा जेजुनम और फिर सबसे बड़ा हिस्सा इलियम कहलाता है। डिओडिनम यू आकार से मुड़ जाया करता है और इसके मोड़ के पास लीवर का बाइल डक्ट और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट एक साथ मिलकर खुलता है और इस तरह वह
पैंक्रियाटिक जूस और बाइल का सिक्रीशन डिओडिनम के अंदर करता है। डिओडिनम के बाद लगभग 2.5 मीटर लंबा जेजुनम है और उसके पीछे 3.6 मीटर्स लंबा इलियम है। डिओडिनम की दीवार में म्यूकस उत्पन्न करने वाले ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ किसी एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें दीवार की मोटाई की अपेक्षा लंबे लंबे भिलाई पाए जाते हैं, उनमें भिलाई के बीच के गड्ढों में ट्यूबुलर ग्लैंड्स का निर्माण हुआ है, जिसे क्रिप्स ऑफ लीवरकुन कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। इन्हीं एंजाइम्स की मदद से भोजन का अंतिम पाचन होता है। इंटेस्टाइन से निकलने वाले पदार्थों के मिश्रण को इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। इलियम में एक और भिलाई की संख्या ज़्यादा है, भिलाई की ऊंचाई ज़्यादा है, और दूसरी ओर इपिथेलियल सेल की सतह उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़कर माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर का निर्माण करता है, जिससे इसका टोटल सरफेस एरिया काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और भोजन का महत्तम पाचन और अवशोषण संभव हो पाता है। इंटेस्टाइन की दीवार में जगह जगह छोटे छोटे लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं। उनके समूह को पेयर्स पैचेज कहते हैं। इन्हीं के द्वारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का अवशोषण होता है। इसकी दीवार में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अधिक है। इस ब्लड के द्वारा पाचन के बाद अमीनो एसिड और ग्लूकोज का अवशोषण होता है। अमीनो एसिड और ग्लूकोज ब्लड के द्वारा हिपैटिक पोर्टल वेनस के द्वारा लीवर में जाते हैं, जबकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लिम्फ में जमा हो जाते हैं। बड़ी आंत में जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ते हैं, वहाँ एक कप जैसी रचना बनती है। इसे सैकुलस रोटंडस कहा जाता है। यहाँ से 2 भाग में बड़ी आंत बढ़ जाता है। एक छोटा सा हिस्सा, जिसका शुरू का हिस्सा सीकम और बाद वाला हिस्सा चिकना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है। यह वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई डायरेक्ट बायोलॉजिकल फंक्शन है नहीं। और दूसरा हिस्सा एक लंबा सा कोलोन और रेक्टम का होता है। सीकम और अपेंडिक्स में शाकाहारी जंतुओं के अंदर और अन्न के अंदर भी कई सारे बैक्टीरिया पलते हैं। शाकाहारी जंतुओं में ये बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करने के लिए सेलुलेज नाम का एंजाइम बनाते हैं, जबकि हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषांग मानते हैं। कोलोन एक लंबी नली है जो एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग लिम्ब में बटा हुआ है। इसका अंत रेक्टम के रूप में होता है। रेक्टम और कोलोन में काफ़ी मात्रा में पानी का अवशोषण हो सकता है। कोलोन में खासकर पानी के अवशोषण के लिए छोटे छोटे गांठ जैसी रचना यानी हॉस्ट्रा बनी हुई है। इसके अंदर काफ़ी कनेक्टिव टिश्यू जमा रहता है और वह कनेक्टिव टिश्यू पानी को अवशोषित करके जमा कर सकता है। जब रेक्टम पूरी तरह भर जाता है तो इसके दबाव के कारण इसकी दीवार में सिकुड़न होती है और इसका बाहरी रास्ता, जिस पर एनल स्फिंक्टर लगा रहता है, वह धीरे धीरे लूज हो जाता है और इस तरह मल त्याग यानी डिफिकेशन की क्रिया होती है। तो इस तरह आप मुंह और एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न हिस्से का अध्ययन किए। अब अगले सेशन में हम लोग विभिन्न तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की रचना पढ़ेंगे
और किस प्रकार वे भोजन का डाइजेशन में सहायक होते हैं, पाचन क्रिया को पूरी तरह से समझेंगे और पचने के बाद भोजन का अवशोषण कैसे होता है इसे भी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।